गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ताज़ा ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य करना या होना या किसी प्रक्रिया की स्थिति होने का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। अर्थात जब कोई कार्य हो रहा है या हो चुका है तो उस कार्य का होने का प्रतीत होता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, जाना, पीना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है। क्रिया, अगला पॉइंट है क्रिया जिस मूल अंश या मूल शब्द से बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। जिस मूल अंश या मूल शब्द से बनती है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना। पढ़ना क्या है? पढ़ना एक शब्द है, इसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। पढ़ना में ना प्रत्यय लगा हुआ है तो ये क्या कहलाया? पढ़ना क्रिया कहलाया। लेकिन अगर हम ना प्रत्यय को हटा दे तो यह क्या बन जाएगा? पढ़। और पढ़ ही क्या हो जाएगा? धातु। ठीक है। उसी तरह से सोना क्या है? सोना। सोना में भी ना जो है प्रत्यय लगा हुआ है। अगर हम सोना से ना को हटा दें, सिर्फ सो बच जाएगा। ये क्या कहलाएगा? धातु। ठीक है। तो धातु किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया। क्रिया किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया। क्रिया जिस मूल अंश या मूल शब्द से बनती है उसे ही धातु कहते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के अलग अलग वर्गों में बांटा गया है भेदों को। ठीक है। कौन कौन से भेद किस किस वर्ग में बांटा गया है? तो कार्य के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, कृदंत क्रिया के भेद और भाव सूचक क्रिया के भेद। अब इसके अंतर्गत भी क्रिया के भेद रखे गए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कार्य के आधार पर क्रिया के भेद। कार्य के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, रोना आदि। वाक्यों में अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे पुजारी आता है, यहाँ कर्ता क्या है? पुजारी। आता है, आता क्या है? क्रिया है। ठीक है। तो जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इस वाक्य में कर्म नहीं है। ठीक है। तो जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। इस वाक्य में आता जो है वो क्या है? क्रिया है और पुजारी क्या है? कर्ता है। अतः क्रिया क्या है? अकर्मक है। अब अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के अंत में कर्म की आवश्यकता होती है। अकर्मक क्रिया में क्या था कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती थी, परंतु सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मदन ने गणित पढ़ाया। ठीक है। मदन ने गणित पढ़ाया। इस वाक्य में गणित क्या है? कर्म है। गणित क्या है? कर्म है। और मदन क्या है? कर्ता है।
पढ़ाया क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ ये जो वाक्य है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस 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 वाक्य में अगर हम प्रश्न करें तो उसका उत्तर मिल जाए तो वैसे क्रिया को हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अगर उसका उत्तर नहीं मिलता है तो वैसे क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, जैसे वाक्य है मदन ने गणित पढ़ाया, मदन ने गणित पढ़ाया। अगर हम इससे पूछते हैं कि क्या पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया? गणित पढ़ाया। उत्तर मिल जा रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया है। लेकिन पिछले वाले वाक्य में अकर्मक क्रिया में क्या है कि पुजारी आता है, पुजारी आता है। पुजारी कहाँ से आता है? यहाँ कोई जवाब नहीं है, तो यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? तो सकर्मक क्रिया के 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। एक नोट है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर। वाक्य में जो क्रिया होती है उसके साथ क्या प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और समापिका या असमापिका क्रिया। समापिका और असमापिका क्रिया। अब इसके बारे में अलग अलग जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता है। जो भी मनुष्य कार्य को करने वाला होता है वो खुद ना करके दूसरों से करवाता है, दूसरों से प्रेरणा दे करके करवाता है, तो वैसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे श्याम ने चौकीदार से द्वार खुलवाया। श्याम ने चौकीदार से द्वार खुलवाया। श्याम ने चौकीदार को कहा कि द्वार खोल दो, और चौकीदार जो है वो द्वार खोल देता है। तो यहाँ पे जो क्रिया है ये कैसा क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। इस वाक्य में कर्ता श्याम ने स्वयं द्वार नहीं खोलकर चौकीदार से द्वार खुलवाता है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अगला पॉइंट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया के रूप में 2 स्वतंत्र अर्थ देने वाली क्रियाओं का योग होता है। कौन कौन सी? संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया। ठीक है, जैसे चल पड़ा, चल पड़ा। यहाँ पे चल क्या है? क्रिया है। चल क्या है? चल मुख्य क्रिया है, और पड़ा क्या है? रंजक क्रिया है। ठीक है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करती है वह रंजक क्रिया कहलाता है। जैसे अध्यापिका ने कहानी पढ़ा दी। ठीक है, अध्यापिका ने कहानी पढ़ा दी। यहाँ पे दी जो लगा हुआ है, दी जो लगा हुआ है वो क्या है? रंजक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे अध्यापिका ने कहानी पढ़ा दी, तो ये जो दी लगा हुआ है ना वो क्या है? रंजक क्रिया है। और पढ़ा दी जो दी है, जो रंजक क्रिया है, वो किसको प्रभावशाली बना रहा है? पढ़ा को। किसको? पढ़ा को। तो यहाँ पे पढ़ा जो है वो क्या है? मुख्य क्रिया है, और दी क्या है? रंजक क्रिया है, जो कि रंजक क्रिया का जो दी है वो पढ़ा को प्रभावशाली बना रही है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया।
संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। अगला पॉइंट है समापिका। समापिका और असमापिका। समापिका किसे कहते हैं और असमापिका किसे कहते हैं? तो समापिका जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है, जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। यह प्रायः वाक्य के अंत में रहती है। जैसे मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जो है वो वाक्य के लास्ट में, अंतिम में है, तो ये जो है वो समापिका क्रिया कहलाएगा। ठीक है। अगला है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया जो क्रिया वाक्य के अंत में ना आकर कहीं और आती है उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे लड़के खेलते खेलते थक गए, खेलते खेलते थक गए, यहाँ जो है क्रिया जो है वो बीच में आया है, अंतिम में ना आकर बीच में आया है, तो ऐसे वाक्यों को असमापिका क्रिया कहते हैं। ठीक है। अगर यही क्रिया जो है वो अंतिम में होता तो वो समापिका क्रिया कहलाता, परंतु यह वाक्य के बीच में है तो यह असमापिका क्रिया कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कृदंत क्रिया। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे बैठ जोड़ आ बराबर बैठा, चढ़ जोड़ ओ बराबर चढ़ो। ठीक है। अब कृदंत क्रिया के कितने भेद हैं? तो कृदंत क्रिया के मुख्यतः 4 भेद हैं। कौन कौन से? वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया और तात्कालिक कृदंत क्रिया। वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया मूल क्रिया या धातु में ता, ते, ती प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है? मूल क्रिया या धातु में ता, ते, ती प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया कहते हैं। इसके द्वारा वर्तमान काल का ज्ञान होता है। ठीक है। मतलब काम जो है वो वर्तमान काल में चल रहा है। जैसे पढ़ जोड़ ता पढ़ता, पढ़ जोड़ ती पढ़ती, चढ़ जोड़ ता चढ़ता इत्यादि। अगला पॉइंट है भूतकालिक कृदंत क्रिया। मूल क्रिया या धातु में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया या धातु में, यहाँ छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है, ई प्रत्यय लगाकर, मूल क्रिया या धातु में ई प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे भूतकालीन कृदंत क्रिया कहते हैं। इसके द्वारा पूर्ण हो गई क्रियाओं का ज्ञान होता है। मतलब जो काम पूरा हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है। जैसे गिर जोड़ ई गिरी, निकल जोड़ ई निकली, बैठ जोड़ आ बैठा, जग जोड़ ए जागे। ठीक है। मतलब काम जो है वो पूरा हो चुका है, वह भूतकालीन कृदंत क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। मूल क्रिया या धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे पूर्वकालिक कृदंत क्रिया कहते हैं। यह मुख्य क्रिया से पहले आता है। ठीक है। उदाहरण है आराध्या पढ़कर परीक्षा देने गई। ठीक है। आराध्या पढ़कर परीक्षा देने गई, यहाँ पे जो है पढ़कर क्या लगा हुआ है? पढ़कर कर प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ में कर प्रत्यय लगा हुआ है और पढ़कर परीक्षा देने के लिए गई है। यहाँ क्या कह रहा है कि मूल क्रिया या धातु में
कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। यह मुख्य क्रिया से पहले आता है, ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले आता है। अब है दूसरा है दिव्यता, नहाकर पूजा करने गई, नहाकर पूजा करने गई, ठीक है। यहाँ भी नहाकर, इसमें भी कर प्रत्यय लगा हुआ है क्रिया के साथ। तीसरा है तेजस्विनी ने गाकर कविता सुनाई, गाकर कविता सुनाई, यहाँ गाकर में कर प्रत्यय लगा हुआ है। इन वाक्यों में पढ़कर, नहाकर, गाकर पूर्वकालिक कृदंत क्रिया है जो मुख्य क्रिया से पहले आई है। अगला पॉइंट है तात्कालिक कृदंत क्रिया। तात्कालिक कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? मूल क्रिया या धातु में ते प्रत्यय लगाकर क्रिया के बाद ही शब्द जोड़कर जो क्रिया बनती है उसे तात्कालिक कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल चलाते ही हवा निकल गई, जैसे ही उसने मोटरसाइकिल चलाई वैसे ही हवा निकल गई। तो यहाँ पे ते प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ते प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा है गिलास उठाते ही टूट गई, ठीक है, गिलास उठाते ही टूट गई, यहाँ भी ते प्रत्यय लगा करके वाक्य बनाया गया है। इन वाक्यों में चलाते, उठाते तात्कालिक कृदंत क्रिया है। इस क्रियाओं के बाद ही शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट है भाव सूचक क्रिया। भाव सूचक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के द्वारा कार्य की संभावना, संकेत, आज्ञा, निश्चय और संदेह का ज्ञान हो उसे भाव सूचक क्रिया कहते हैं। भाव सूचक क्रिया को ही वृत्ति, अर्थ और रीति भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके कितने भेद हैं? तो इसके 5 भेद है। कौन कौन से भेद हैं इसके? भाव सूचक क्रिया के 5 भेद है। निश्चय सूचक क्रिया, संभावना सूचक क्रिया, संकेत सूचक क्रिया, संदेह सूचक क्रिया और आज्ञा सूचक क्रिया। एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। निश्चय सूचक क्रिया, जहाँ कार्य की निश्चय का बोध हो उसे निश्चय सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे पटना से आने वाली रेलगाड़ी रांची पहुंच गई, ये निश्चित है, ठीक है, निश्चय हो चुका है कि पटना से आने वाली रेलगाड़ी जो है वो रांची पहुंच ही गई है। तो ऐसे वाक्यों को निश्चय सूचक क्रिया कहेंगे। अगला पॉइंट है संभावना सूचक क्रिया। संभावना सूचक क्रिया, जहाँ कार्य के होने की संभावना का ज्ञान हो उसे संभावना सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे हम संभवतः दिल्ली जाएंगे, ये पक्का नहीं है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हम कह सकते हैं, हम संभावना कर सकते हैं कि हम संभवतः दिल्ली जाएंगे। अगला पॉइंट है संकेत सूचक क्रिया, जहाँ कार्य कारण से संबंध होने का ज्ञान होता है। जहाँ कार्य कारण से संबंध होने का ज्ञान होता है उसे संकेत सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे पुष्पा तबला बजाएगी तो सीता नाचेगी, यहाँ संकेत किया जा रहा है कि अगर तबला बजेगी तभी सीता नाचेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है संदेह सूचक क्रिया। संदेह सूचक क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ कार्य के होने से संदेह होता है, ठीक है। जैसे दवाई की दुकान खुल चुकी होगी, यहाँ मतलब संदेह हो रहा है कि खुल चुकी होगी, ये श्योर नहीं है, पक्का नहीं है कि खुली कि नहीं खुली, मगर संदेह कर रहा है कि दवाई की दुकान खुल चुकी होगी। अनुष्का ने नई फ्रॉक पहनी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है आज्ञा सूचक क्रिया। आज्ञा सूचक क्रिया, जहाँ कार्य में आज्ञा, चेतावनी, इच्छा, अनुरोध और उपदेश आदि का ज्ञान होता है उसे आज्ञा सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे कलम रख कर चले जाओ, ये एक आज्ञा दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आज्ञा दे रहा है कि कलम रखो और चले जाओ तुम।
अब आज का पहला प्रश्न है इस चैप्टर से बनने वाली प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? चिड़िया आकाश में उड़ रही। यहाँ पे वाक्य में सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि उड़ रही जो है वो किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन है आपके सामने, सकर्मक क्रिया, असमापिका क्रिया, अकर्मक क्रिया या समापिका क्रिया। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे अगर इस पूरे वाक्य का पूछता कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तब इसका जवाब कुछ और होता, परंतु यहाँ उड़ रही सिर्फ पूछ रहा है, तो क्या उड़ रही है इसका कोई जवाब नहीं निकल के आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? यहाँ एक ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट है, यहाँ पर हो जाएगा क्या? कृदंत क्रिया। क्या होगा? कृदंत क्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कृदंत क्रिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं। क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं, कैसे, किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार या ये सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सभी। क्रिया के रूप जो है वो लिंग, वचन और पुरुष तीनों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 10, 11, 12, 9। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रजनी रोते रोते सो गई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो रजनी रोते रोते सो गई, ऑप्शन है आपके सामने, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, रंजक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो वाक्य के बीच में है। ठीक है, वाक्य के बीच में है। अगर वाक्य के अंत में होता तो समापिका क्रिया होता, लेकिन वाक्य के बीच में है तो क्या हो जाएगा? असमापिका क्रिया कहलाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या तत्कालिक क्रिया। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्रिया बनाने हेतु धातु में क्या जोड़ा जाता है? क्रिया बनाने हेतु धातु में क्या जोड़ा जाता है? ऑप्शन है का, ना, गा, ला। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ना जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज सही जवाब। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है आपके सामने, गेहूं पीस रहा है, मैं बालक को जानता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अकर्मक क्रिया वैसे क्रिया जिसका प्रश्न पूछने से जवाब नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन दिख रहा है कि वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, परंतु एक ऑप्शन ऐसा है जो कि अकर्मक क्रिया का है। मैं बालक को जानता हूँ, अगर पूछा जाए कि तुम किसे जानते हो, तो यहाँ पे जवाब दिया जा सकता है कि बालक को जानता हूँ। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसे हंसा रहा है? मदन किसे हंसा रहा है? तो गोपाल को हंसा रहा है। राम पत्र लिखता है, राम लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। गेहूं पीस रहा है, गेहूं पीस रहा है, तो गेहूं पीस रहा है, कौन पीस रहा है? क्या, किसे पीस रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जवाब नहीं आ रहा है।
इसका सही जवाब नहीं आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या पूर्ण क्रिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जब क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना, कर्ता द्वारा कार्य दूसरे से करवाना, दो क्रिया या दो से अधिक क्रिया का एक साथ होना, क्रिया का नहीं होना। तो संयुक्त क्रिया जो है वो दो क्रिया या दो से अधिक क्रिया का एक साथ होना ही संयुक्त क्रिया कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन साथ में प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।